दोस्तों आज हम लोग महासागरीय जल की लवणता के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूर्व में हम लोग समुद्र विज्ञान के टॉपिकों को कवर कर रहे थे। तो दो टॉपिक हम लोग कवर हो चुका है, एक है महासागरीय जल के उच्चावच और एक है महासागरीय जल का तापमान। आज तीसरा टॉपिक है जिसका नाम है महासागरीय जल की लवणता। ठीक, यानी कि ओशियानिक या सैलिनिटी ऑफ ओशन, सैलिनिटी ऑफ ओशन। ठीक है, तो सैलिनिटी ऑफ ओशन का की जो परिभाषा है वो ये है कि प्रति 1000 ग्राम जल में उपस्थित या घुले हुए पदार्थों की मात्रा का संबंध महासागरीय लवणता से है। यानी कि अगर इसको मैं निकालना चाहें तो महासागरीय लवणता बराबर घुले हुए पदार्थों की मात्रा बटा महासागरीय जल की मात्रा। और कितना? 1000 ग्राम। बस 1000 ग्राम, यानी कि प्रति 1000 ग्राम जल में घुले हुए पदार्थों की मात्रा का संबंध महासागरीय लवणता से। यानी कि ये ध्यान रखना है, इसको हम लोग प्रतिशत नहीं कहते हैं, प्रति 1000 कहते हैं। प्रति 1000 ग्राम जल में घुले हुए पदार्थों की मात्रा का संबंध महासागरीय लवणता से। अब दूसरी चीज देखिए कि इसके जब कंटेंट पे विचार करेंगे कि घुले हुए पदार्थों की मात्रा में कौन कौन से पदार्थ हैं, तो लवणता संबंधी सूची हम लोग नमक से लगाते हैं, साल्ट से लगाते हैं, और उसमें यानी कि नमकीन पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। तो चैलेंजर अभियान के समय डिटमार ने 27 प्रकार के लवणों का पता लगाया, 27 प्रकार के लवणों का पता लगाया, और जिसमें 7 प्रमुख हैं, 7 प्रमुख लवण हैं, उसकी हम लिस्ट बनाएंगे। उसमें सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड है, फिर पोटेशियम क्लोराइड है, फिर सोडियम मैग्नेट, फिर पोटेशियम सल्फेट, ऐसे करके है। इसकी हम लिस्ट बना लेते हैं, वो याद करना जरूरी है। ठीक है, यानी कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा जो है घुले पदार्थों की मात्रा का लगभग 77% है। ये क्लियर हो गया कि ये घुले हुए पदार्थों की मात्रा बटा महासागरीय जल की मात्रा है। प्रति 1001 ग्राम महासागरीय जल में घुले हुए पदार्थों की मात्रा का संबंध महासागरीय लवणता से। इसे हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, परसेंटेज नहीं है। ठीक है, और घुले हुए पदार्थों की मात्रा में कौन कौन से प्रकार के लवण पाए जाते हैं। चैलेंजर अभियान के समय डिटमार ने 27 प्रकार के लवणों का पता लगाया, जिसमें 7 प्रकार के 7 जो लवण है वो प्रमुख है। लिस्ट बताएंगे, चलिए। अब देखिए जो 7 प्रमुख लवण है, ऐसे यहाँ पे है प्रतिशत। ठीक है, इसमें पहला है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये 77% के आसपास है। फिर है मैग्नीशियम क्लोराइड।
मैग्नीशियम क्लोराइड ये लगभग है 11% के आसपास है। फिर देखिए, फिर है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट ये है 4.7 लगभग 5% के आसपास है। फिर है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट। फिर पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट ये जो है, ये कैल्शियम सल्फेट जो है लगभग 4% के आसपास है। पोटेशियम सल्फेट लगभग 2.5% के आसपास है। फिर अगला जो है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। एक और है जिसका नाम है मैग्नीशियम बोरामाइड। मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये है, बस नाम याद रखना है। तो मेन चीज आपको याद रखना है, सोडियम क्लोराइड से ज्यादा पाया जाता है, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड है, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट है, फिर कैल्शियम सल्फेट है। यहाँ तक याद है तो फिर कोई इशू नहीं, बस इतना याद रखिए। स्पेशली तो ये कम से कम याद होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा सबसे ज्यादा महासागरीय घुले हुए पदार्थों की मात्रा में होता है। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए, ये बात क्लियर हो गई, अब आगे देखिए जो आगे देखिए, आगे ये है कि जो अधिक लवणता युक्त सागर होते हैं वो देर में जमते हैं। ठीक है, ये फैक्ट है, अधिक लवणता युक्त सागर देर में जमते हैं और उनका घनत्व भी अधिक होता है। यानी कि अगर लवणता अधिक है, लवणता अधिक, तो जमेंगे देर में। ठीक, लवणता अगर अधिक, लवणता अगर अधिक तो घनत्व भी अधिक। ठीक है, पहले जबकि हम लोग ये चीज और ध्यान रखना है कि अगर वो घनित अधिक होगा तो वाष्पीकरण वाष्पीकरण निम्न होगा, ये ध्यान रखिए। क्योंकि जब देखिए, जब लवणता अधिक है तो फिर इसका मतलब पानी की मात्रा कम है और वो घनत्व उसका ज्यादा है तो वाष्पीकरण कम होने देगा। ठीक है, स्वाभाविक है। इस तरह एक चीज और ध्यान रखना है कि अधिक लवणता जल जो होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी जानता होगा, यानी क्वथनांक। क्वथनांक ये बना देगा नीचे, क्वथनांक भी अधिक होगा। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जब अगर लवणता ज्यादा है तो स्वाभाविक है उसको उबलने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। ये कैलकुलेशन है, लवणता अधिक तो घनत्व अधिक, घनत्व अधिक तो वाष्पीकरण कम होगा और क्वथनांक भी अधिक होगा। अब एक चीज ध्यान रखिए कि जो सागरीय लवणता होती है उसे मानचित्र में हम लोग सम लवण रेखा के द्वारा दिखाते हैं। सम लवण रेखा के द्वारा मानचित्र में दिखाते हैं। इसे अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं आइसो हेलाइन, आइसो हेलाइन कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। दूसरी चीज देखिए, महासागरीय जल की जो लवणता है वो औसतन भी हो सकती है। मान लीजिए औसत महासागरीय लवणता जो है, ये किताबों में आपको मिल जाएगा, औसतन महासागरीय लवणता आपको 35 के आसपास मिल जाएगा। तो ये लवणता महासागर दर महासागर या एक ही महासागर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चेंज होता रहता है, लेकिन जो घुले हुए पदार्थों की मात्रा का अनुपात है वो लगभग समान ही बना रहता है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि ये परसेंटेज कि कितना है, 35% है, 8% है, 15% है, 45% है, ये चेंज हो सकता है। लेकिन जो अनुपात है, यानी कि सोडियम क्लोराइड 77 से 78% है, मैग्नीशियम क्लोराइड 11% है, ये अनुपात नहीं चेंज होगा, ये दिमाग में रखिएगा। अब देखिए, ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके कि देखिए, अगर तापमान अधिक है तो क्या होगा, तापमान अधिक तो वाष्पीकरण अधिक है, वाष्पीकरण अधिक तो लवणता।
यहाँ ध्यान रखिएगा कि लवणता अधिक होने से वाष्पीकरण कम हो सकता है, लेकिन अगर तापमान अधिक है, स्वाभाविक बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण अधिक होगा, नमक घुले हुए पदार्थ ज्यादा बचेंगे, तो लवणता अधिक होगा। ठीक है, बाकी तो आप पढ़ चुके हैं कि घनत्व अधिक होगा, क्वथनांक अधिक होगा। एक चीज लेकिन ध्यान रखना है कि गलनांक, अगर गलनांक अधिक है तो लवणता कम होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए कैसे, अगर गलनांक माने क्या होगा, यानी कि पिघलने का मेल्टिंग पॉइंट अगर अधिक है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेल्टिंग पॉइंट यानी कि बर्फ ज्यादा है। तुमने कैसे नॉर्मल भाषा में समझिए कि मेल्टिंग पॉइंट अगर बर्फ ज्यादा पिघल के मिल रहा है तो हम सोने की लवणता को कम कर देगा। यानी कि हिम के जल, अगर कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे से हिम जल में कन्वर्ट हो रहा है तो स्वाभाविक है वो लवणता को कम कर देगा। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए, ये कि जो घुले हुए पदार्थ होते हैं ये महासागरीय जीवों के लिए पोषक तत्व का काम करते हैं, इसीलिए महासागरीय संसाधनों के दृष्टिकोण में या उनके लिए लवणता का अपना अत्यधिक महत्व है। इसलिए महासागरीय जैव विविधता को महासागरीय जल की लवणता प्रभावित करती है। ठीक है, अब देखिए, जो महासागरीय लवणता है उसका वितरण क्षैतिज रूप से भी, कालिक रूप में भी और ऊर्ध्वाधर रूप में भी बदलती रहती है। और ये भी कह सकते हैं खुले भाग, अंशतः बंद भाग। बंद भाग, खुले भाग मतलब महासागर, अंशतः बंद माने जैसे झील टाइप का हो गया, झील थोड़ा बहुत बंद है, और बंद माने झील माने एकदम बंद हो गया, अंशतः बंद माने जैसे सागर वगैरह हो गया, तो ये अंशतः बंद भाग है। तो इस तरह के क्षेत्रों में भी लवणता जो है अनेक कारकों से प्रभावित होती है, और उन कारकों की वजह से उन फैक्टरों की वजह से लवणता पर का की मात्रा जो होती है वो बदलती रहती है। तो महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारक का हम लोग अध्ययन करेंगे, और उसके हिसाब से पढ़ेंगे हम लोग कि कहाँ की लवणता कितनी पाई जाती है। कुछ मतलब फैक्टर को बताएंगे कि इस फैक्टर की वजह से क्या होगा, फिर उसके हिसाब से हम लोग अध्ययन करेंगे कि कोई एक क्षेत्र, एक कोई एग्जाम्पल लेंगे जिसके मदद बताएंगे देखिए इस क्षेत्र में फलाने फैक्टर की वजह से लवणता अधिक है अथवा कम है। ठीक है, तो हम लोग मोटा मोटा ये दिमाग रखिए कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्षैतिज वितरण को, महासागरीय जल, महासागरीय लवणता के क्षैतिज वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए दो टॉपिक बनेंगे तो वितरण में। एक टॉपिक तो बनेगा जिससे महासागरीय लवणता का वितरण ऐसे है, लवणता का वितरण है मान लीजिए। अब इसमें दो फैक्ट हो गया, एक तो हो गया क्षैतिज वितरण, एक हो गया ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण। अब देखिए ये हम लोगों ने तापमान में डिस्कस किया था, ऊर्ध्वाधर माने लंबवत भी होता है, क्षैतिज में प्रादेशिक भी आ गया। ठीक है, एक हम लोगों ने बताया था कालिक भी हो सकता है। यहाँ पे कालिक वाला पहला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये तीन प्रकार के वितरण होते हैं। तो यहाँ पे क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, तो यहाँ पे हम लोग को वितरण नहीं बताना, बस ये बताना क्षैतिज वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। तो कारक में देखिए पहले है नंबर एक, वर्षण की दर तथा वाष्पीकरण की दर। ठीक है, नंबर दो, फिर है नदियों तथा हिमगलन के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति। ठीक है, नंबर तीन, फिर है प्रचलित पवन। आगे नंबर चार, फिर है महासागरीय गतियां। महासागरीय गति ये है।
तो वर्षण की दर तो वाष्पीकरण की दर नदी द्वारा नदी और हिमनद द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति प्राथमिक पवन और महासागरीय गतियां। आप देखिए एक एक कारक हम लोग एनालिसिस करते हैं। मान लीजिए पहला फैक्टर है वर्षण की दर और वाष्पीकरण की दर। तो आपको बताया गया कि अगर वाष्पीकरण की दर अधिक होगी स्वाभाविक है लवणता अधिक होगी, वर्षण की दर अधिक अधिक होगी यानी जल की अगर आपूर्ति होगी तो लवणता कम, यानी पानी अगर मिलेगा तो लवणता कम होगी, और अगर वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो स्वाभाविक है नमक लवणता की मात्रा बढ़ेगी। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये इसके अधिक होने पर लवणता कम होगी, इसके अधिक होने पर लवणता अधिक होगी। क्लियर? तो इसका मतलब हो गया ये जस्ट दोनों अपोजिट। बात क्लियर? अब देखिए हम लोग अगर इसका अक्षांशीय वितरण देखें शरीर वितरण के अंतर्गत, मान लीजिए हम लोग देखते हैं तो अगर मान लीजिए विषुवत रेखीय क्षेत्र है, विषुवत रेखीय क्षेत्र की क्या कंडीशन होती है? कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे वर्षण की दर वाष्पीकरण की दर से अधिक होती है, दर से अधिक होती है, तो लवणता क्या हो जाएगी? लवणता कम हो जाएगी, औसतन लवणता कम हो जाएगी। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र हो गया। ऐसे तीन चार एक दो क्षेत्र और हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए तो विषुवत रेखीय क्षेत्र ऐसे मान चित्र बना लेते हैं, ऐसे मान लीजिए ताकि आपको समझ में आए। देखिए ये मान लीजिए विषुवत रेखा है, ठीक, ये मान लीजिए 30 के आसपास है, ये मान लीजिए 60 के आसपास है, ये मान लीजिए 90 है, ठीक है। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में हमने कंडीशन बता दिया, ये इक्वेटर है, विषुवत है, तो यहाँ पे लवणता औसतन लवणता कम होगी। कारण मैंने बताया कि यहाँ पे वर्षण अधिक होता है वाष्पीकरण की तुलना में। इस क्षेत्र में 30 के आसपास सबको पता है कि ये उच्च वायुदाब हाई प्रेशर का क्षेत्र है, हाई प्रेशर का क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हवाएं नीचे उतरती है जिससे वर्षण नहीं होता है, तो इसका मतलब और लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाष्पीकरण की दर अधिक होने से किसकी वजह से किसके तुलना में वर्षण की दर से अधिक होने के कारण यहाँ पे लवणता अधिक हो जाती है, यानी इसकी तुलना में यहाँ पे लवणता अधिक होती है। तो 60 के आसपास का क्षेत्र यहाँ पे वातावरीय वर्षा होती है, वातावरीय या चक्रवातीय वर्षा होती है, वातावरीय या चक्रवातीय वर्षा होती है। इसका मतलब वर्षण की दर जो होती है वो वाष्पीकरण की दर से अधिक होती है, लवणता यहाँ पे कम हो जाती है, लवणता कम हो जाती है। इस क्षेत्र में जो 90 के आसपास क्षेत्र है यहाँ पे टेम्परेचर तो बहुत कम होता है, इसलिए वाष्पीकरण ज्यादा होता नहीं, लेकिन हिमगलन के द्वारा जलापूर्ति होने से लवणता कम हो जाती है। तो ठीक है, बात समझ में आ गई। इस तरह से क्षेत्र में भी विषुवत रेखीय क्षेत्र हो गया, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब हो गया, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र हो गया, यानी कि ये औसत लवणता वाला क्षेत्र है, ये अधिकतम लवणता वाला क्षेत्र, ये न्यून लवणता वाला क्षेत्र, ये न्यूनतम लवणता वाला क्षेत्र, यानी कि औसत औसत अधिकतम अधिकतम ये अधिकतम, ये न्यून और ये न्यूनतम लवणता वाला क्षेत्र ये हो गया, ठीक है। तो ये अक्षांशीय हो गया, ठीक है। एक अक्षांश को आपको बताना, तो वर्षण की दर वाष्पीकरण और वाष्पीकरण की तुलना में दोनों की तुलना करते हुए निकल जाइए। वर्षण की मात्रा वाष्पीकरण की मात्रा में, जहाँ पे वाष्पीकरण की मात्रा कम होगी वहाँ पे लवणता कम होगा, जहाँ पे वर्षण की मात्रा अधिक होगी वहाँ पे लवणता कम होगा। जस्ट अपोजिट कर लीजिए, बात वही आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से मोटा मोटा मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, लेकिन ये दिमाग में रखिएगा कि यही फैक्टर सिर्फ लवणता के वितरण को नहीं प्रभावित करते हैं, क्षैतिज प्रादेशिक स्तर पर भी, या यानी कह सकते हैं अक्षांशीय वितरण तो ये क्लियर हो गया इससे, लेकिन देशांतरीय वितरण पे ये कारक
प्रभावी नहीं होता, यानी कि अक्षांश का मतलब ये एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पे, देशांतर माने ये, जब आप ऐसे चलते हैं एक देशांतर से दूसरे देशांतर पे, मान लीजिए 0 डिग्री है, मान लीजिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो 0 से 90 पर अगर लौटता कम है तो उसके लिए आपका ये कारक फैक्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बल्कि इसके अलावा और भी फैक्टर काम करते हैं। तो उन फैक्टरों पर हम लोग विचार करते हैं। फिर आप देखिए हमने दूसरा फैक्टर क्या बताया था आपको, नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति। हिमगलन हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति। देखिए नदी, अगर नदी किसी भी सागर में या किसी जलीय बॉडी में अगर नदी गिरेगी तो स्वाभाविक वहां की लोड़ता को कम कर देगी। ठीक है, ये दिमाग में रखिए। अब जैसे देखिए उत्तरी गोलार्ध में स्थल अधिक, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, किसकी तुलना में, दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में, तुलना में। यही कारण है कि इसकी औसत लवणता जहाँ 34 होती है, इसकी औसत 35 होती है। इन नदियों के द्वारा चूंकि स्थल अधिक है तो नदी भी अधिक होगा, नदी की संख्या भी अधिक होगा, तो स्वाभाविक लवणता को कम कर देगा। तो आयतन जहाँ 35 से थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा है, ये 35 के आसपास है, दक्षिणी गोलार्ध की लवणता जो है वो 35 है औसतन, जो बाकी 34। नदियाँ बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। दूसरी चीज देखिए, देखिए बॉडी का हमने बताया था कि देखिए 3 तरह की बॉडी होती है, खुले भाग, खुले भाग, अंशतः बंद और बंद, ये होंगे। तो खुले भाग, अंशतः बंद, ये क्या सब है, तीनों जलीय भाग है, वाटर बॉडीज है। तो जैसे खुले भाग में महासागर आ गया या सागर भी आ गया, खुला भी होता है, महासागर खुला होता है। अंशतः बंद माने कोई ऐसा सागर जो अंशतः बंद भी है, खुला भी है। बंद माने झील वगैरह होगी। अब देखिए काला सागर, ठीक है, काला सागर एक सागर है जो कि यूरोप और एशिया के बीच में स्थित है। तो काला सागर में कई नदियां गिरती हैं, जैसे डान है, डेन्यूब है, बहुत सारी नदियां गिरती हैं। ठीक है, नीबर है, निस्टर है, तो कई नदियां गिरती हैं, तो उसकी वजह से उसकी रौनता ब्लैक सी की, ब्लैक सी यहाँ हम लोग कर सकते हैं, ब्लैक सी, ब्लैक सी की रौनता 18 आ जाती है। ठीक, वही रून सागर, भूमध्य सागर, नदियां बेहद कम गिरती हैं। मान लीजिए नील नदी गिरती है, टाइगर नदी गिरती है, ऐसे कुछ नदियां गिरती हैं, लेकिन महासागर भी बड़ा है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ की लवणता लगभग 40 के आसपास पाई जाती है। तो ये देखिए जो अंशतः बंद और बंद जलीय भाग, इसमें देखिए यहाँ पे नदियां कम गिरती है, इसलिए इसकी लवणता ज्यादा है, जबकि यहाँ पे कई नदियां गिरती है, साइज कम है, यहाँ की लवणता काफी कम है। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि जो बंद जलीय भाग, इसमें नदी नहीं गिरती है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, कुछ ऐसे भी वाटर बॉडी है जिसकी लवणता उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, जैसे टर्की की वान झील, टर्की की वान झील, तुर्की में जाइए वहां पे आपको मिल जाएगा, तो 330 है। ठीक है, इसी तरह से मृत सागर है, मृत सागर, ठीक है, मृत सागर इसकी लगभग 238 के आसपास है। इस तरह से है कैलिफोर्निया का ग्रेट साल्ट लेक, कैलिफोर्निया फोर्निया का ग्रेट साल्ट लेक, इसकी 220 के आसपास है, ना कि काफी ज्यादा है। ठीक है, 220 के आसपास है। तो ये देखिए ये भी अंशतः औसत बंद जलीय भाग है और इसमें कोई नदी नहीं गिरती है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, स्वाभाविक है, इसलिए इसकी लवणता काफी ज्यादा है। तो ये विश्व के अधिकतम लवणता वाले क्षेत्र है।
अगर इसको हम लोग मैप पे देखना चाहें तो मैप भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि देखिए तो मैं जल्दी से बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो कोई दिक्कत नहीं, सब क्लियर है। चलिए, एग्जाम्पल के माध्यम से ना टॉपिक क्लियर ज़्यादा होते हैं, इसलिए एग्जाम्पल का उपयोग करते हुए चीज़ों को समझने का प्रयास। और इसमें नदी की बड़ी भूमिका है, हालांकि नदियां ही मेन भूमिका नहीं अदा करती है, लेकिन नदी की भूमिका इसमें है। तो नदियां बेहद कम मिलती हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी स्थित है। ठीक है, नदी एक बड़ा कारक है। जैसे मान लीजिए इसको हम लोग तीनों चारों को देखना चाहें, जैसे देख सकते हैं तेईस बनाते हैं। ये है, तो वो क्लियर है कौन सा देश कहाँ पे है। अब देखिए टर्की, टर्की आपका ये यहाँ पे तो टर्की की वन झील याद हो गई, और ये जो एरिया है ये एरिया, ये यहीं पे जॉर्डन और इजराइल की सीमा पे मृत सागर है। और ये कैलिफोर्निया तो स्वाभाविक है, ग्रेट सॉल्ट लेक आपका कैलिफोर्निया के पास है, ग्रेट सॉल्ट लेक हो गया। ब्लैक सी की बात आएगी तो ये भूमध्य सागर इसी के आसपास यहाँ पे जब जाएंगे आप, यहाँ पे तो ये आपको ब्लैक सी मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर मान लीजिए आपका है, ये भूमध्य सागर है, ये आपका यहाँ पे ब्लैक सी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। टर्की के जस्ट ऊपर ब्लैक सी है, टर्की है ना, टर्की ये यहाँ बनाया नहीं जा सकता हाथ से, तो ब्लैक सी है ये यहाँ पे, टर्की के जस्ट ऊपर ब्लैक सी है, कोई इशू नहीं है। ब्लैक सी का टेम्परेचर जो है वो कम है, जबकि इसका भूमध्य सागर टेम्परेचर अधिक, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ कम करती हैं। ये सारी चीजें क्लियर होगी। आगे देखिए, ये हो गया फैक्टर। अब देखिए दूसरा फैक्टर आता है प्रचलित पवन। प्रचलित पवन, प्रचलित पवन, देखिए पवन क्या करता है कि अगर पवन, हमने अपतट और अनुतट पवन की चर्चा करी थी। मान लीजिए कि ये जैसे ये एरिया है, मान लीजिए विश्व का है, विश्व का है ही, मानना क्या है, विश्व का है। ठीक है, ये इसके आसपास का एरिया क्या होगा, ट्रेड रूल चलेगा 0 से 30 के बीच में, व्यापारिक हवाएं चलती है। जैसे ये हमने कई बार होता है, देखिए ये है कि 0 है, ये 30 है, इसके बीच में ट्रेड रूल चलती है। ट्रेड रूल चलती है 30 से 60 के बीच में, पशु हवा चलती है, और यहाँ पे 60 से 90 के बीच में ध्रुवीय हवाएं चलती है। तो क्लियर है। आप देखिए अगर ये क्षेत्र है, मान लीजिए यहाँ पे कोई हवा ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे 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 ऐसे, मान लीजिए इस क्षेत्र में कोई हवा ऐसे चल रही है, ऐसे कोई हवा चल रही है मान लीजिए, तो व्यापारिक हवा है, तो स्वाभाविक है कि ये जो भाग होगा, ये जो भाग होगा, यहाँ पे जो हवा ऐसे आएगी जा रही, हम लोग अपतट में रहेंगे, अपतट पवन। ठीक, और ये देखिए जो सागर है या इस क्षेत्र में, इसको हम लोग इसके लिए इसको क्या कहेंगे, अनुतट पवन कहेंगे। तो अवतट पवन में जो होगा, ये हवा क्या करेगी, यहाँ से जल को हटाएगी, तो नीचे से ऐसे जल ऊपर आएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं अपवेलिंग। क्या बोलते हैं, अपवेलिंग। और यहाँ पे चूंकि जल ऐसे आएगा, फिर जल इकट्ठा होगा तो यहाँ से नीचे जल जाएगा ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं डाउन वेलिंग। डाउन डाउन वेलिंग, अप वेलिंग, डाउन वेलिंग, यानी कि जैसे इसको हम लोग अगर अलग से बनाए ऐसे, ये मान लीजिए महासागर है, कोई हवा ऐसे चल रही है, मान लीजिए ऐसे हवा चल रही है, तो ये यहाँ पे जो प्रोसेस होगा, इसे हम लोग बोलेंगे डाउन वेलिंग। यहाँ जो प्रोसेस होगा उसे हम लोग बोलेंगे अप वेलिंग।
तो अब बेरिंग का प्रोसेस होगा, जब नीचे से जल आएगा तो स्वाभाविक से ठंडा होगा, तो ये क्या करेगा, वो लवणता को एस को कम कर देगा, सैलिनिटी को एस को कम कर देगा, इस क्षेत्र में लवणता को वो बढ़ा देगा। तो ये ध्यान रखिए, व्यापारिक पवन जो होगा, व्यापारिक पवन का जो अंतर व्यापारिक पवन होगा उस क्षेत्र में डाउन बेरिंग प्रोसेस की वजह से लवणता बढ़ जाएगी, जबकि अब बेरिंग अपतट व्यापारिक पवन से के क्षेत्र में अब बेरिंग का प्रोसेस होने से लवणता कम हो जाएगी। जस्ट इसका अपोजिट होगा पश्चिम हवा वाले क्षेत्र में, ऐसा हवा चलेगी, इसके बाद है सब क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंतट पछुआ पवन होगा, जैसे देखिए यहाँ पे अंतर पछुआ पवन ये है, ये अपतट पछुआ पवन है। स्वाभाविक है इस क्षेत्र में डाउन बेरिंग का प्रोसेस होगा, सॉरी यहाँ पे डाउन बेरिंग का प्रोसेस होगा, यहाँ पे अप बेरिंग का प्रोसेस होगा। तो यहाँ की सैलिनिटी कम हो जाएगी, यहाँ की सैलिनिटी अधिक हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। जस्ट अपोजिट होगा, देख रहे हैं नहीं, देख रहे हैं जस्ट अपोजिट हो रहा है, यानी कि इसको ऐसे बढ़ा भी दीजिए तो देखिए यहाँ पे लवणता, ये अगर पछुआ बेल्ट है तो ये देखिए यहाँ पे अंतर कौन हो जा रहा है, अंतर कौन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाउन बेरिंग का प्रोसेस होगा, लवण सैलिनिटी बढ़ जा रही है, ठीक है। यहाँ देखिए व्यापारिक पवन सैलिनिटी कम हो रही है, यही नॉइज यहाँ जाएगी, यहाँ अपतट कौन हो जाएगा और सैलिनिटी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे डाउन बेरिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। तो बात क्लियर होगी, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस वजह से देखिए, इसी प्रोसेस की वजह से ये है एरिया, ये है एरिया, ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये है कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी है। तो यहाँ की लवणता देखिए 18 है, मैक्सिको की लवणता जो है लगभग 35 के आसपास है, जबकि इसकी 18 है। क्योंकि क्या हो रहा है, ये एक्चुअली ये जो है यहाँ पर ट्रेड विंड चलता है, ठीक है। ट्रेड विंड चलने की वजह से ये एरिया की 30 इधर है, पहले ये है, यानी कि व्यापारिक पवन से प्रभावित क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में देखिए लवणता जो है 35 के आसपास है, जबकि यहाँ पे लवणता कैलिफोर्निया की लवणता कम है, क्योंकि ये व्यापारिक पवन के क्षेत्र में है, ठीक है। तो ये 30 की हमने रेखा बनाई थी, ठीक है, यानी कि ये ट्रेड विंड के सेक्टर में है, व्यापारिक पवन के क्षेत्र में है, तो यहाँ की मैक्सिको की खाड़ी लवणता ज़्यादा है, जबकि कैलिफोर्निया की लवणता कम है। उसका मेन रीजन है कि ये अंतर कोण से प्रभावित क्षेत्र है, जबकि ये अपतट कोण से प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। जस्ट कोई ये देख लेना है, ठीक है। तो बात क्लियर होगी एग्जाम्पल के माध्यम से। अब देखिए महासागरीय गतियां हैं, अगर कोई ठंडी जलधारा है या कोई भी जलधारा ठंडी यानी कुछ अक्षांशों से, उच्च अक्षांश के क्षेत्र से या ध्रुवीय क्षेत्र से जो जलधारा आएगी वो निम्न अक्षांशों में पहुंच करके वहां की लवणता को कम करेगी, जबकि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ जाने वाली जलधाराएं लवणता को बढ़ाएंगी। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि ये एरिया यहाँ पे जलधारा चलती है जिसका नाम है लैब्राडोर, तो मिलेगा आगे लैब्राडोर जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है, क्या है, ठंडी जलधारा है। तो ये क्या करती है, ये लवणता को सैलिनिटी को निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में आके यहाँ की सैलिनिटी को कम कर देती है। इस तरह से ये देखिए आप क्लोराइड जलधारा चलती है, क्लोराइड। अब ध्यान रखिए, मैं इसीलिए आपको जब मैं पढ़ा रहा था मैपिंग, देखिए सब क्लोराइड आपको मिला था, क्लोराइड द्वीप एक समूह मिला था, ये क्लोराइड जलधारा जो चलती है यह क्या करती है, सैलिनिटी को कम कर देती है, क्योंकि ये उच्च अक्षांशीय क्षेत्र से या ध्रुवीय क्षेत्र से निम्न अक्षांशीय क्षेत्र की तरफ आ रही है। देखिए ये उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है, ये निम्न अक्षांशीय, यानी कि निम्न से उच्च, उच्च से निम्न, ये ध्यान रखिएगा। क्लोराइड जलधारा क्या करती है, वो लवणता को कम कर देती है। इसी तरह से निम्न अक्षांशीय जलधारा, जैसे मान लीजिए इस क्षेत्र में गल्फ स्ट्रीम ऐसे चलती है, गल्फ स्ट्रीम, ये गल्फ स्ट्रीम है, ये एक गर्म जलधारा है जो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में यहाँ तक जाकर के क्या करती है, सैलिनिटी को बढ़ा देती है, सैलिनिटी को बढ़ा देती है, यानी कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जाने वाली गर्म जलधाराएं उच्च अक्षांशीय क्षेत्र की लवणता को बढ़ा देती है, जबकि उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की तरफ आने वाली ठंडी जलधाराएं वो निम्न अक्षांशों की लवणता को कम कर देती है। तो बात क्लियर हो गई। ऐसे बेंगुला जलधारा है, बेंगुला है, पीरू भी है, ठीक है। बेंगुला माने ये है ऐसे, ये माने बेंगुला जलधारा यहाँ चलती है, बेंगुला, ठीक है। यहाँ पे देखिए पीरू ऐसे चलती है, पीरू या हमबोल्ट भी इसको बोलते हैं, हमबोल्ट, पीरू या हमबोल्ट, ये सब ठंडी जलधारा है जो अक्षांशों निम्न अक्षांशों की तरफ चलती है, और ये क्या करती है, ये सब निम्न अक्षांशों की लवणता को कम कर देती है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं
एग्जाम्पल के माध्यम से आंसर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये तो आपका हो गया मोटा मोटा क्षैतिज वितरण को या प्रादेशिक वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम लोग पढ़ते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण। जस्ट 10 मिनट, 10 मिनट खत्म हो जाएगा टॉपिक। अब देखिए ऊर्ध्वाधर वितरण में जैसे मैंने आपके तापमान, लवणता का, महासागरीय लवणता का लंबवत वितरण, जैसे तापमान हम लोगों ने पढ़ा था वही सेम कंडीशन लवणता की भी है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कोई क्षेत्र है, महासागरीय क्षेत्र है, और ये जलीय सतह उसकी है तथा ये है नितल। ये ध्यान रखना, ये मैंने 0 डिग्री या 90 डिग्री। ठीक है, तो आपने स्वयं पढ़ा है कि लवणता जो होती है वो 0 पे औसतन होती है, फिर 30 के आसपास अधिकतम होती है, फिर कम होती चली जाती है। तो ये फिर उसी तरह से सेम फैक्ट जैसे आपने तापमान वाले में पढ़ा था कि नितल पर हर जगह लवणता समान होगी, नितल पे लवणता समान, यहाँ पे मात्रा उसकी बदलेगी, कम व अधिक होगी। अब वैसे ही सेम जैसे आपने पढ़ा कि सतह से 500 मीटर ये ऊपरी परत है। ठीक है, 500 से 1000, ये इसको हम लोग बोलते हैं हैलोक्लाइन। हैलोक्लाइन इसे क्या बोलते हैं? हैलोक्लाइन बोलते हैं, इसे बोलते हैं निचली परत। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्लाइन का मतलब होता है इस क्षेत्र में लवणता में बहुत तेजी से परिवर्तन था। लेकिन ये ध्यान रखना कि सतह पर एक बार, सतह पर थोड़ी सी कुछ मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, इस लवणता में क्या होता है, हर जगह वृद्धि होती है। लवणता में हर जगह वृद्धि होती है, ध्यान रखना है। और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में लवणता पहले बढ़ती ही है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में, इस क्षेत्र में लवणता पहले, ये वाला क्षेत्र है, ये यहाँ पे लवणता में पहले वृद्धि होती है। इसीलिए इसे हम लोग लवणता का प्रतिलोमन भी कह सकते हैं। यानी ज्यादा क्षेत्र में यहाँ पे लवणता बढ़ती है, बाकी सतह पे धरेगा तो बढ़ती है, फिर घटना चालू कर, लेकिन इस क्षेत्र में बढ़ती ही है, बढ़ती है, तेजी से बढ़ते 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 बढ़ जाती है, और फिर वो एक नगर दर से फिर कम होना चालू हो जाता है। अब देखिए मैंने आपको ये बताया था कि भाई ये औसतन क्षेत्र है, तो यहाँ पे लवणता में जो ह्रास की दर होगी क्या होगी। देखिए ये तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे तो नगर दर से हर जगह कमी होगा, नगर दर से कमी आएगा, नगर दर से कमी, लेकिन इस क्षेत्र में जो भी लवणता में जो ह्रास की दर होगी ये नगर दर से होगी, औसतन होगी। जो ये 30 के आसपास का क्षेत्र होगा, यहाँ पे क्योंकि लवणता ज्यादा है इसलिए यहाँ पे ह्रास की दर भी ज्यादा होगी। फिर उसके बाद ह्रास की दर फिर यानी कि यहाँ औसत से अधिक की तरफ होगा 30 तक, फिर 30 के बाद फिर कम होता जाएगा, और उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में क्या होगा, लवणता कम होने के बजाय वृद्धि होगा। ठीक है, तो ये तो पहले दिमाग में रखिए कि ऊर्ध्वाधर वितरण में 3 परत होगा, ऊपरी परत, मध्यवर्ती परत और निचली परत। मध्यवर्ती परत क्या है, हैलोक्लाइन है, 500 से 1000 मीटर। अब दूसरा फैक्ट ये है कि महासागरीय नितल की लवणता हर जगह समान होगी, जबकि जो सतह है उसकी लवणता में उसकी लवण मात्रा में क्षेत्र दर क्षेत्र परिवर्तन आएगा। तो दूसरा फैक्ट ये है कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होगा वहां पे लवणता में परिवर्तन सामान्य दर से होगा, जबकि उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में लवणता ज्यादा होती है, इसलिए लवणता में परिवर्तन या ह्रास की दर भी अधिक होगी। जबकि फिर उच्च उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से
जब मध्य अक्षांशीय क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं तो लवणता में ह्रास की दर कम होती जाती है, वहीं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में पहुंचकर लवणता में कमी की बजाय वृद्धि होती है। ठीक है, और फिर जब वो हेलोक्लाइन वाला मंडल क्रॉस कर जाता है तो हर जगह परिवर्तन लगभग सामान्य दर से ही होता है। लेकिन एक फैक्टर ऑफ डिमांड होने की सतह कि कुछ क्षेत्र में ये विषुवत रेखीय क्षेत्र में भी लवणता में कमी की बजाय वृद्धि होती है, लेकिन वो कम है, यानी कुछ अक्षांशीय क्षेत्र से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ा सा होता है। तो इस तरह से देखा जाए कि ये चैप्टर आपका मोटा मोटा कवर हो चुका है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि प्रति 1000 ग्राम महासागरीय जल में घुले हुए पदार्थों की मात्रा का संबंध महासागरीय लवणता से है। ये तो क्लियर हो गया। फिर चैलेंजर अभियान के समय डिटमार ने 27 प्रकार के लवणों का पता लगाया, जिसमें बताया उन्होंने कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड है, सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है। फिर आपको बताया गया कि भाई देखिए जो कुछ तत्व हैं, कुछ संकल्पनाएं हैं, उससे लवणता का, जैसे तापमान अधिक होगा तो लवणता बढ़ेगा, तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा तो लवणता स्वाभाविक बढ़ेगा। इस तरह से अगर लवणता अधिक है तो वाष्पीकरण कम होगा, तापमान लवणता अगर अधिक है तो घनत्व अधिक होगा, क्वथनांक अधिक होगा, गलनांक से इसका द्युत यानी उल्टा संबंध होगा। तो इस तरह की चीजें पढ़ते हुए हम लोग निकलते हैं। फिर अब देर, अगर लवणता अधिक है तो स्वाभाविक के देर से जमेगा। इस तरह की चीजों को पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़े। फिर हम लोगों ने फैक्टर की तलाश करी कि महासागरीय लवणता के क्षतिज जल को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो हमने बताया कि भाई देखिए वर्षण की का दर तथा वाष्पीकरण का दर। इसमें ये हुआ कि वर्षण की मात्रा अगर अधिक होगी तो लवणता कम होगी, वाष्पीकरण की दर अगर अधिक होगी तो लवणता अधिक होगी। तुलना करके देख लीजिए। नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति की जब बात आएगी तो नदी द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति, नदियाँ जहाँ पे आपूर्ति ज़्यादा करेंगी जिस क्षेत्र में, जहाँ पे ज़्यादा नदियाँ होंगी और सागर में गिरेंगी तो आगे लवणता कम हो जाएगी। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोगों ने सिद्ध किया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोगों ने बताया पृथ्वी पर आपकी लवणता इसीलिए कम होती है क्योंकि स्थल अधिक है, स्थल अधिक होने की वजह से नदियाँ ज़्यादा होती है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। प्रचलित पवन हमने बताया कि अनुतट पवन वाला जो क्षेत्र होगा वहाँ की लवणता अधिक होगी क्योंकि वहाँ पे डाउन वेलिंग प्रोसेस होगा। अवतट पवन वाले क्षेत्र में क्या होगा, वहाँ पे अप वेलिंग प्रोसेस से नीचे से जल ऊपर आएगा तो लवणता अपने आप कम हो जाएगी। ये हो गया महासागरीय गति में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो उच्च अक्षांशों से जो ठंडी जलधाराएं निम्न अक्षांशों की तरफ आएंगी वो निम्न अक्षांशों की लवणता को कम कर देंगी, जबकि इसके विपरीत निम्न अक्षांशों से जाने वाली गर्म जलधाराएं उच्च अक्षांशों की लवणता को बढ़ा देंगी। तो ये हो गया था। इस तरह से सारी चीजें फैक्टर पढ़ लिया हम लोगों ने। फिर ऊर्ध्वाधर वितरण हम लोगों ने पढ़ाई और बंद बंद जलीय भागों के बारे में हम लोगों ने एनालिसिस किया। तो हम लोगों ने बताया कि भाई टर्की की मान झील की सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है, उसके फैक्टर, उसके बहुत सारे फैक्टर जिम्मेदार है, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वहाँ पे कोई नदी है उसमें कोई नदी उसमें नहीं गिरती है। बाकी वो एक्चुअली उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, जिस वजह से वहाँ पे वर्षा भी नहीं होता है, वर्षा के द्वारा सप्लाई पानी का नहीं होता है। तो एक फैक्टर की जिम्मेदारी, लेकिन एक फैक्टर नदी वाला फैक्टर उसके लिए एक बड़ी भूमिका अदा करता है। चलिए तो इस टॉपिक को रिवाइज करिए। ओके, थैंक यू।